A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma. You are watching परचम और हमारा आज का डेली सीए सेशन हो चुका है शुरू. आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं बिकॉज येस्टरडे आई कुड नॉट टेक योर क्लास बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. सो आज हम 6th, 7th और 8th फरवरी का सीए कवर करेंगे. उससे पहले हमने 6th तक का कवर कर लिया था. चलिए आज का सेशन शुरू करें. उससे पहले जल्दी से हिंदू पंचांग विक्रमी संवत के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा महीना चल रहा है. माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है. कृष्ण पक्ष में चांद घटता है. ओके, और आज त्रयोदशी है और चांद कैसा दिखेगा? बहुत छोटा सा पतला सा दिखने वाला है. मैं ये तिथि वगैरह आपको क्यों बताती हूँ या हिंदी कैलेंडर क्यों बताती चलती हूँ? बिकॉज आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर त्योहार पढ़ते हो, मेले वगैरह पढ़ते हो, तो उनके अंदर आपको इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. तो वो याद बहुत ईजिली हो जाते हैं. एग्जाम के अंदर कुछ एक फेस्टिवल्स तिथि के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं. नहीं तो आपको हिंदी कैलेंडर तो पता होना ही चाहिए अपना. तो सारे महीने धीरे धीरे आपको पता चलते जाएंगे. माघ से पहले हम पौष पढ़ रहे थे, तो अब आपको बैठ के रटना नहीं पड़ेगा अगर आपको हिंदी कैलेंडर पहले से नहीं आता है तो. चलिए जी, कुछ भी पढ़े उससे पहले जल्दी से बता देते हैं कि मंथली मैगजीन हो चुकी है लॉन्च फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024. सो इतने टाइम से जो आप पूछ रहे थे मैम मंथली मैगजीन कब आएगी, तो अभी आपको परचमclasses.in पे अवेलेबल करवा दी गई है. करंट अफेयर्स में 2024 फोल्डर में आपको मिल जाएगी और अभी इंग्लिश में लॉन्च हुई है, हिंदी में 10 तारीख तक आ जाएगी. ठीक है, सारे महीने के पूरे जनवरी के करंट अफेयर कैटेगरी वाइज लाइव इंडेक्स के साथ. आप इंडेक्स पे क्लिक करो, उस पेज पे पहुंच जाओगे. इस तरह से ये ई बुक है, जो अवेल करना चाहें कर लीजिए. जिनके पास सीए सब्सक्रिप्शन है या पीडीएफ बैंक है, ऑलरेडी ऐड कर दी गई है आपके सब्सक्रिप्शन और बैंक में. आज जो आप पढ़ोगे ये तो हो गई मंथली की कहानी है ना. आपको अगर मंथली और वीकली मैगजीन लेनी होती है तो परचमclasses.in पे जाना पड़ता है. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन बैंक्स वगैरह होते हैं जो परचम ऐप पे मिलते हैं तो आपके इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, बार बार नहीं लेना पड़ता. लेकिन ये सब कहानी आपको डेली सीए में नहीं करनी पड़ती. जो भी हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? परचम टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा. परचम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है. इंग्लिश का हिंदी का दोनों अपलोड कर दिए जाते हैं. इंग्लिश का 12 बजे जब ये सेशन लाइव हो रहा होता है तब मिल जाता है आपको प्रीमियर के टाइम, और हिंदी वाला 3-4 बजे तक मिल जाता है. ठीक है जी. और भी कोई ज़्यादा जानकारी हो, कोई पीडीएफ लिया है मिल नहीं रहा है, कैसे लें, iOS में कैसे ओपन करें, हाँ अच्छा iOS में ऐप कैसे ओपन करें और वेब एक्सेस कैसे लें, उसका सारा डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप वीडियो के टाइटल पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है. इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और स्टेप्स हैं. फिर भी कोई इशू आ रहा है, मेल कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या ऐप चैट में कॉन्टैक्ट कर लीजिए. ठीक है जी, सारी मैंने जानकारी दे दी, परेशान नहीं होना है. चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे. क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था 6th फरवरी को, जब हम ये जैन नहीं होगा फेब होगा 5th फरवरी को जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो जाते जाते व्हाट डिड आई आस्क यू? अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन विच शेड्यूल इज दी ब्लैक नेक्ड क्रेन लिस्टेड. ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है, जो कि लद्दाख की स्टेट बर्ड भी है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा. यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसकी स्टेट बर्ड क्या है? यही ब्लैक नेक्ड क्रेन है. और लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में ही हमने इसको पढ़ा भी था न्यूज में लास्ट डे, राइट. सो मैंने आपसे पूछा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन से शेड्यूल के तहत इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है. एवरीबडी आंसर्ड इट राइट. शेड्यूल 1, हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इंडिया में इस बर्ड को दिया जाता है. चलिए जी, अब आज की न्यूज पे मूव करेंगे. 2 दिन की न्यूज कवर करनी है, काफी सारी न्यूज है और इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट बी लीविंग आउट ऑन एनी न्यूज, और इसलिए सेशन लंबा होने वाला है. एनीवेज आपको रोज 1 घंटा डेली करंट अफेयर को देना ही चाहिए. आप यहां से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, रोज 1 घंटा देंगे. वीकली रिविजन, मंथली रिविजन करेंगे. करंट अफेयर बिल्कुल पकड़ में रहेगी, प्रोवाइडेड अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो. चलो पहले अपॉइंटमेंट्स लेंगे. मैंने कैटेगरी वाइज रखा है ताकि, क्योंकि ज्यादा न्यूज है तो आपके दिमाग में थोड़ी सॉर्टेड रहेगी. पहली बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ये जो नाम है ना, इसको बिल्कुल दिमाग में फेविकॉल से चिपका लीजिएगा, बिकॉज अभी आप इनको पढ़ोगे कि ही विल बी टेकिंग ओवर एज आर्मी वाइस चीफ इफेक्टिव 15th फरवरी. अभी ये इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बनने जा रहे हैं, लेकिन मई एंड के बाद में यानी जून ऑनवर्ड्स ये आपको आर्मी चीफ की पोजीशन पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, इसलिए इस नाम को बिल्कुल फेविकॉल से चिपका लीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी. और आगे जाकर के आर्मी चीफ बनना इनका निश्चित है बेस्ड ऑन द सीनियरिटी, बिकॉज अभी जो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे, उनके बाद यही सबसे सीनियर मोस्ट है और वो रिटायर होने वाले हैं, तो ये अगले आर्मी चीफ बनेंगे. ठीक है, अभी की न्यूज क्या है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी विल बी टेकिंग ओवर एज आर्मी वाइस चीफ. कब से? 15 फरवरी से, अभी नहीं 15 फरवरी से. ठीक है, अभी ये कौन सी पोजीशन पे कार्यरत है? ये नॉर्दर्न कमांड लीड कर रहे हैं इंडियन आर्मी की. इंडियन आर्मी की काफी सारी कमांड्स हैं. कितनी है? लिखो जल्दी से. 7 कमांड्स हैं इंडियन आर्मी की. जैसे हमने इंडियन नेवी की देखी थी 3 कमांड्स हैं, इसी तरह से इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स हैं और उसकी जो नॉर्दर्न कमांड है उसको ये लीड कर रहे हैं फिलहाल. ये किसको रिप्लेस करेंगे एज वाइस चीफ? अभी वाइस चीफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार. एक्चुअली इन दोनों में स्वॉपिंग हो रही है. स्वॉपिंग समझते हैं? अदला बदली.
तो लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार नॉर्दर्न कमांड को लीड करने लग जाएंगे और जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं वो आ जाएंगे एज वाइस चीफ। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज आप सीनियरिटी की बात कर रहे हो तो अगले आर्मी चीफ बनाना है तो पहले वाइस चीफ बनना जरूरी है, इसलिए इनको वाइस चीफ की पोजीशन पे लाया गया है। गॉट इट? चलिए, इस पोजीशन को होल्ड करने से पहले ना नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर से पहले भी ये वाइस चीफ थे, फिर इनको नॉर्दर्न आर्मी में भेज दिया गया था एज कमांडर, फिर अब वापस वाइस चीफ पे लाया जा रहा है। तो मैंने आपको पूरा एक क्रोनोलॉजी भी समझा दिया। जो एमवी सुचेंद्र कुमार हैं, ही विल टेक ओवर द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की पोजीशन पे इन उधमपुर। गॉट इट? तो उधमपुर में अभी द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी बन जाएंगे वाइस चीफ। वाइस चीफ जो सुचेंद्र कुमार जी हैं वो बन जाएंगे उधमपुर के अंदर नॉर्दर्न कमांड के हेड। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। कब? जब वो रिटायर होंगे 31 ऑफ मई 2024 को। ओके, चलिए, अब मैंने आपको बोला आर्मी की 7 कमांड्स होती हैं, तो अब देखिए ये स्टैटिक पॉइंट बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली भी काफी एग्जाम्स हुए हैं और बच्चों ने लिखा है कि मैम करंट ही नहीं, स्टैटिक जो पढ़ाया जा रहा है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न से। स्टैटिक साथ के साथ पढ़ते जाना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स कौन सी हैं? ये पूरा मैप आपको मैंने दे दिया है। इसमें अगर आप देखोगे ट्रेनिंग कमांड शिमला हिमाचल के अंदर आ गई। उसके बाद जो नॉर्दर्न कमांड की हम बात कर रहे हैं ना, वो ये है जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर के अंदर नॉर्दर्न कमांड, जहां अभी द्विवेदी जी हैं। ओके, देन उसके बाद अगर आप देखोगे वेस्टर्न कमांड, सो चंडी मंदिर हरियाणा, यहां से वेस्टर्न कमांड होती है। राजस्थान जयपुर से साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्ड है। अगर आप यहां देखोगे तो सदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सेंट्रल कमांड देखने को मिलेगी और बंगाल कोलकाता के अंदर ईस्टर्न कमांड देखने को मिलेगी। ये 7 कमांड्स हैं ऑफ द इंडियन आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पता है ना, हमारे पहले राष्ट्रपति। ठीक है, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आप ये नाम याद रख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ये ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, पर याद रखने के लिए बता रही हूं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता अपॉइंटेड एज न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। स्टेट लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल का जो लॉ अधिकारी आप बोलेंगे या लॉ से रिलेटेड पोस्ट होती है वो एडवोकेट जनरल की होती है। ये स्टेट गवर्नमेंट को अपने सुझाव भी देते हैं और सबसे बड़े लॉ ऑफिसर स्टेट लेवल पे भी होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखें। चलो यहीं पे मैं आपसे आपका पहला क्वेश्चन कर रही हूं, बताइए हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? हमारे सबसे बड़े सीनियर मोस्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया के? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सेंटर पे तो अटॉर्नी जनरल होते हैं और स्टेट लेवल पे कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, सो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैज बीन अपॉइंटेड एज राजस्थान न्यू एडवोकेट जनरल। यहां तक की न्यूज समझ में आ गई? ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का एडवोकेट जनरल। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इनको अपॉइंट करने के लिए? कौन अपॉइंट करता है इनको? सो गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। अच्छा, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, रुको, बीच बीच में से पिक करती हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। भाई राज्य सरकार को जो भी कानूनी मुद्दे हैं उनके ऊपर सलाह देने का काम ये करते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट के बारे में मेंशन है, आर्टिकल इसको डिवोटेड है, राइट। और इसको आर्टिकल 165 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एडवोकेट जनरल स्टेट के ऊपर अपॉइंट किए जा सकते हैं और इस आर्टिकल के तहत किए जाने हैं। इस आर्टिकल के हिसाब से जो गवर्नर होता है हर एक स्टेट का, वो अपॉइंट करेगा किसको? एडवोकेट जनरल को। ऐसा व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, उसी कैडर या उसी कैलिबर का व्यक्ति इस पोजीशन पे आ सकता है, एडवोकेट जनरल पे भी। बात समझ में आ गई? जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है वही एडवोकेट जनरल भी बन सकता है। एंड हमने क्योंकि गवर्नर ऑफ ईच स्टेट की बात की तो गवर्नर ऑफ राजस्थान ने इनको अपॉइंट किया होगा। कौन है गवर्नर ऑफ राजस्थान? कलराज मिश्र। तो अब पूरी न्यूज एक बार क्रक्स देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को बनाया गया है राजस्थान का नया एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल होता है सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट के ऊपर। इसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और इनका काम क्या होता है एडवोकेट जनरल का? राज्य सरकार को एडवाइस देना ऑन लॉ रिलेटेड मैटर्स। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है गुवाहाटी हाई कोर्ट से। गुवाहाटी हाई कोर्ट को मिले हैं अपने नए चीफ जस्टिस। क्या नाम है उनका? विजय बिश्नोई। जस्टिस विजय बिश्नोई। कैसे याद कर सकते हो? गो, विजय होकर के ही लौटना हो सकता है, तो गो से गुवाहाटी और विजय से विजय बिश्नोई।
सो जस्टिस विजय बिश्नोई जी को शपथ किसने दिलवाई? गुलाब चंद कटारिया जी ने, जो कि गवर्नर हैं असम के। और कौन सा आर्टिकल है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से डील करता हुआ है? आर्टिकल 217। ये आर्टिकल क्या बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, जो कि अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, जो कि गुलाब चंद कटारिया हैं। तो प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस और कंसर्न स्टेट के गवर्नर, ये तीन लोग मिलकर के फाइनल डिसीजन लेते हैं। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, मतलब फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट का रहता है। ओके, यूजुअली जो है सजेशन चीफ जस्टिस की तरफ से आता है यूजुअली, फिर कंसल्टेशन होता है, बट फाइनल डिसीजन अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 217। चलिए अगली खबर आ रही है एक सैड डिमाइस की। वेटरन जर्नलिस्ट एंड साहित्य अकादमी विनर फारूक नजकी जी, इनका हो गया है निधन। तो फारूक नाज़की जी के बारे में हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है और बहुत नोटेड जर्नलिस्ट रहे हैं। सो जल्दी से हम देख लेते हैं। सो ये ब्रॉडकास्टर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ में इन्होंने काम किया है। साहित्य अकादमी विनर रह चुके हैं। पूरा नाम क्या है इनका? मीर मोहम्मद फारूक नाज़की जी। मीर मोहम्मद फारूक नाज़की जी, इनकी डेथ हो गई है। और इनको अवार्ड, जो साहित्य अकादमी अवार्ड हम कह रहे हैं, कब मिला है? 1995। साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर एक पोइट्रीज का कॉम्पोजिशन, पूरा एक कंपाइलेशन किताब लाने के लिए। और उस किताब का अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो फायर इन दी आई लैशेस, अदरवाइज नार यूतों कंजल वनस, ये लोकल लैंग्वेज में है जो मुझे नहीं आता कश्मीरी के अंदर, ठीक है। सो नाज़की जी साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 में मिला कश्मीरी पोइट्री बुक के लिए, और जिसका अगर आप ट्रांसलेशन देखें तो क्या है? फायर इन दी आई लैशेस। नाम याद रखेंगे और साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अब हम रुख करते हैं म्यूजियम की तरफ। आइए थोड़ा म्यूजियम घूम के आते हैं। सो तेलंगाना चलते हैं, हैदराबाद। फाउंडेशंस लेड फॉर फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इन हैदराबाद। एपिग्राफ्स क्या होते हैं? शिलालेख वगैरह जो होते हैं, है ना, उनको एपिग्राफ कहा जाता है। तो खुदाई के अंदर चट्टाने, शिलालेख, कुछ पत्थर वत्थर ऐसे मिल जाते हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ होता है। सो उनको एपिग्राफ कहा जाता है। और उसी से रिलेटेड खुदाई के अंदर जो भी चीज़ें मिली हैं, ताम्रपत्र हो गए, कुछ किसी चीज़ पे लिखा हुआ कुछ मिल गया, इन सब से रिलेटेड इंडिया का पहला नेशनल म्यूजियम कहाँ खुलने जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है? हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में। समझ में आ गया एपिग्राफी का मीनिंग? ओके, और किससे रिलेटेड ये म्यूजियम होगा? तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिजिकल म्यूजियम है, उसके अंदर ये एक म्यूजियम चालू किया जाएगा, एक सेक्शन उसको डिवोट किया जाएगा। और ये डिजिटल म्यूजियम होगा, ऐसा नहीं कि वो मूर्तियां वूर्तियां ला करके रख दी जाएंगी, नहीं, डिजिटल म्यूजियम होगा। सारी इन्फो आप वहां पे देख सकते हो। सो कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी विल बी ओपन इन हैदराबाद, उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। किसने रखा है? जी किशन रेड्डी, जो कि हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा सालर जंग म्यूजियम के अंदर। ये डिजिटल म्यूजियम है, राइट। तो ये कौन से बड़े म्यूजियम के अंदर ये डिजिटल म्यूजियम बनेगा? सालर जंग म्यूजियम, जो कि हैदराबाद के अंदर है, उसी के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, बिकॉज इट इज अ डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। सो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, डिजिटल सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, कौन सी चीज़ कहाँ खुदाई हुई है, किस पे क्या लिखा गया, उसकी सारी इन्फो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये म्यूजियम स्टैब्लिश किया। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ये सारी डिटेल ASI के पास ही होती हैं। सो ASI की ये पहल है इसको शुरू करने की। ओवर 1 लाख इंस्क्रिप्शंस जो कि अलग अलग पार्ट से निकाले गए थे और उनको प्रिजर्व किया है ASI ने, वो डिस्प्ले किए जाएंगे इस म्यूजियम के अंदर, ठीक है। और एकदम से डिसीजन हो गया क्या ये म्यूजियम आएगा? नहीं। यूनियन बजट 2023 जब निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था ना, तब उन्होंने कहा था कि भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत श्री इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसके तहत एक म्यूजियम ओपन किया जाएगा डिजिटलाइजेशन करने के लिए। म्यूजियम की बात तो ऐसा नहीं की थी, पर हाँ, हम एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को डिजिटलाइज करेंगे, 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को, राइट। और उसी के तहत उन्होंने जब भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस यानी भारत श्री की बात की, तो फिर बहुत ही जल्दी एक अनाउंसमेंट आ गया कि भाई हैदराबाद के अंदर ये डिजिटल म्यूजियम ओपन किया जाएगा, ठीक है। उसी के तहत अब ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो कभी भारत श्री पूछ लिया जाए इन रिस्पेक्ट टू इंस्क्रिप्शंस, तो ध्यान रखिएगा भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी अलग अलग स्टेट जहां से भी कुछ मिला है उसको शेयर करो, जो भी कुछ खुदाई में इंस्क्रिप्शंस मिले, और उसका हमने एक रेपोजिटरी यानी कलेक्शन बना दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। हाँ, अब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे से लेकर के UPSC,
IAS IPS IFS जो भी कुछ आप बनना चाह रहे हो, ये न्यूज़ आपको मिस नहीं करनी है। कारण ये है कि पहली चीज़ तो एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, ठीक है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जब हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर सेकेंड एडिशन किया गया इंडिया एनर्जी वीक 2024 का, ठीक है। और इसके तहत पीएम मोदी जी ने भी एड्रेस किया, काफ़ी सारे इंटरनेशनल गेस्ट और डेलीगेट्स भी आए हुए थे। तो एनर्जी सेक्टर के बारे में काफ़ी विस्तार में चर्चा की गई, इसके अंदर बातचीत की गई। जो स्पीच थी पीएम मोदी की, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यूपीएससी वाले बच्चे बिल्कुल डिग डीप इनटू इट, राइट। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और वनडे वाले बच्चे सब मैं करवा ही रही हूँ, डू नॉट हैव टू वरी। सो पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, न्यूज़ क्या है लौट आते हैं। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंडिया एनर्जी वीक 2024। ये सेकेंड एडिशन है, भारत में दूसरा ऐसा इंडिया एनर्जी वीक कंडक्ट किया जा रहा है। पिछला 2023 में हुआ था, इस बार जो हुआ है वो गोवा के अंदर हुआ है। सेकेंड एडिशन इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर। जगह याद रखिएगा अच्छे से, वनडे एग्जाम में पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। गोवा के अंदर। आप मुझे बता दो, मैं कल डिस्कस कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज बताओ 2023 यानी जो पहला इंडिया एनर्जी वीक हुआ था वो कहाँ होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से सिटी के अंदर? राइट नाउ लिखो, कल डिस्कस कर लूंगी मैं। जो बच्चे लगते हैं ना, जिन बच्चों को कि मैम हमें पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, अभी के लिए तो लिखो, जिसको पता है, जिसको नहीं पता सर्च करके लिखो। सो 6 फरवरी को इसको इनॉग्रेट किया गया गोवा के अंदर। अब हम तसल्ली से इस न्यूज को पढ़ेंगे। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडिया एनर्जी वीक इन गोवा। ये वीक 6 से 9 फरवरी तक चलेगा, अभी चल रहा है, ठीक है। सेकेंड एडिशन है और ये ONGC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गोवा में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसको ऑर्गेनाइज कर कौन रहा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ये इसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। 35,000 से भी ज्यादा अटेंडीज, 400 से भी ज्यादा स्पीकर्स, 4,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स, 100 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज का पार्टिसिपेशन इसमें देखा जा रहा है। सो बहुत बड़े पैमाने का ये एक इवेंट है, ठीक है। अब ये हाइलाइट्स हैं। मोटी न्यूज तो बस इतनी हो गई कि भाई सेकेंड एडिशन है इंडिया एनर्जी वीक का, गोवा के अंदर हो रहा है 6 से 9 तक, ठीक है। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। लेकिन अब ये जो पॉइंटर्स उनकी स्पीच में पीएम मोदी जी के एड्रेस के अंदर निकल के आए हैं वो आपको देखने हैं। इंडिया एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, हमारे बेंचमार्क्स क्या हैं, हमारी अभी तक की ग्रोथ कितनी हुई है, जर्नी कितनी हुई है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताई गई हैं। सो इंडिया बहुत रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है। हमने 7.5% का जो बेंचमार्क है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो सरपास कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ओके। ये सब पीएम मोदी जी की स्पीच के हाइलाइट्स हैं। फिर अगले 5 से 6 सालों के अंदर इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, अराउंड $67 बिलियन का। सो इंडिया का जो एनर्जी मार्केट है या सेक्टर है वो बहुत हॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह सामने पेश किया गया। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि इंडिया की जो रिफाइनिंग की कैपेसिटीज हैं, रिफाइनरीज जो हमारी हैं, उसको बढ़ा दें 254 MMTPA यानी मिलियन मीट्रिक टन पर एनम से बढ़ा करके 254 से बढ़ा करके 450 तक लाना है बाय 2030। किस चीज को? हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटीज को, ओके। दूसरी चीज, इंडिया में सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे बहुत काम हो रहा है और इथेनॉल ब्लेंडिंग पे काफी काम हो रहा है। तो सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने इंक्रीज कर दी है 20 टाइम्स पिछले एक दशक में, 20 गुना हमारी सोलर कैपेसिटीज बढ़ चुकी हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो 1.5% से हम 12% तक पहुंच चुके हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के अंदर, और दोनों बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। इंडिया अगर ऑन द होल हम देखें कितने बड़े कंज्यूमर बेस हम रखते हैं, यानी कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, एनर्जी सेक्टर हमारे यहाँ बढ़ेगा, राइट, और उसमें अगर हम ग्रीन सोल्यूशंस लेकर के आते हैं तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे वो बहुत पैसा कमा सकते हैं इंडियन मार्केट से। सो इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, 3rd लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देन 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम LNG के, 4th लार्जेस्ट रिफाइनर हैं, 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है। जाहिर सी बात है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी की खपत भी बहुत ज़्यादा है, हम सोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। तो जो भी आएगा और इन्वेस्ट करेगा, इट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम। और ये सारी जो वीक्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बाहर के लोगों को बुलाया जाता है, मेजरली एक रीज़न यही होता है दैट कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया के जो कार्बन एमिशन है ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखो कि सिर्फ 4% कार्बन एमिशन हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम रीन्यूएबल और ग्रीन सोल्यूशंस की तरफ बहुत काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि 2070 तक 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करना है,
गॉट इट। तो ये सारा कुछ क्रक्स रहा पीएम मोदी के भाषण का। साथ ही साथ जब गोवा विजिट हुआ ही पीएम मोदी का, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर ओएनजीसी के इंस्टीट्यूट पे ही। इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर के सी के अंदर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई पीएम मोदी जी ने ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया, गोवा में कहाँ किया या फिर कहाँ किया। सो ओएनजीसी का सी सर्वाइवल सेंटर गोवा के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। इसमें बस इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा और कुछ देखने का नहीं है, ठीक है। सो आपको इंडिया एनर्जी वीक की क्लैरिटी मिल गई। अभी 9 तारीख तक ये चलेगा, और कोई अपडेट आएगा तो वील शेयर विथ यू। अगली खबर आ रही है भारत राइस, भारत आटा। ध्यान है, भारत आटा लॉन्च किया गया था, अब उसी तरह से भारत राइस लॉन्च किया गया है ताकि जो चावल है कम दरों पे सब्सिडाइज रेट पे आम जनता को मुहैया करवाया जा सके। 29 रुपीज पर केजी भारत चावल, कितने पे, 29 रुपीज पर केजी। सो यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पीयूष गोयल जी, उन्होंने लॉन्च किया है भारत राइस एट सब्सिडाइज रेट फॉर कंज्यूमर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है एडसिल यानी EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया या फिर किन को स्कॉलरशिप्स देने के लिए है, तो लॉन्च तो किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो नवोदय विद्यालय के होते हैं ना, जैसे केवीज होते हैं केंद्रीय विद्यालय, ऐसे नवोदय विद्यालय भी होते हैं। सो नवोदय विद्यालय समिति के अंदर में जो भी स्कूल्स में बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं जो कि लेकिन गरीब तबके से आते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड देयर एजुकेशन, उनको स्कॉलरशिप देगा ये EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और इसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया, ठीक है, लॉन्च किया। क्लैरिटी है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी छोटी छोटी न्यूज चल रही हैं, जहां डिस्कशन की जरूरत होगी हम करेंगे। राज्यसभा ने पास किया है एक बिल, उस बिल का लेना देना किससे था, सीकिंग टू मॉडिफाई SC/ST लिस्ट इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जो SC/ST की लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए अर्जुन मुंडा जो हैं उन्होंने राज्यसभा के अंदर इस बिल को पेश किया था, और फिर मतलब ये बिल पेश किया गया था और इस बिल को राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, पास कर दिया है। सो अब ये दो बिल्स थे, उन दोनों बिल्स के नाम देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 एंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। ये SC से रिलेटेड है, ये SC और ST की लिस्ट के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए। पहला जो बिल है ये वाला, ये आंध्र प्रदेश के अंदर चेंजेस करने के लिए शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, और ये जो दूसरा है ये ओडिशा के अंदर चेंजेस करने के लिए। बेसिकली PVTGs जो होते हैं ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सो ऐसे काफ़ी कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अभी भी रह गए हैं जिनका नाम किसी भी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हुआ है, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स का। सो उनके नाम शामिल करने के लिए ब्रॉड कैटेगरी का नाम शामिल है, लेकिन पर्टिकुलरली उस ग्रुप का नाम, उस PVTG का नाम शामिल नहीं है, और इसके लिए ये अमेंडमेंट करवाए गए हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, और भी कुछ कम्युनिटीज थी जिनका एडिशन हुआ, और 7 PVTGs हैं जिनमें से 4 ओडिशा में और 3 आंध्रा की लिस्ट के अंदर ऐड करवाए गए हैं। दोनों जो बिल हैं वो पायलट किसने किए, अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने किए। देन थोड़े दिनों पहले हमने देखा था लोकसभा के अंदर पेश किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, याद है, जिसके तहत अगर बड़े लेवल पे आप धोखाधड़ी कर देते हो, एग्जामिनेशंस के अंदर लीक कर देते हो पेपर, या कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ कर देते हो, तो अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे 1 करोड़ तक का हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे 10 लाख तक का हो सकता है। तो ये सब हमने देखा था, तब हमने कहा था कि प्रस्तावित मतलब सामने पेश किया गया, अब इसको लोकसभा ने पास कर दिया इस बिल को। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, इसको भी पास कर दिया गया। इसके तहत जो OBCs हैं उनको लोकल बॉडीज के अंदर म्यूनिसिपल लेवल पे, पंचायत लेवल पे रिजर्वेशन देने के लिए ये अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया था, इसको भी लोकसभा ने पास कर दिया है। ये दोनों बिल हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगली न्यूज आ रही है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 फोर्स में आ चुका है। ओके, कौन सी एक्ट की बात की जा रही है, अनुसंधान यानी रिसर्च, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF एक्ट 2023 comes into force on 5th February 2024। अब क्या है ये, इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है रिसर्च बोर्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये इफेक्ट में आ चुका है, राइट। एंड
अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक शब्दों में समझा दूं तो जो भी रिसर्च होगी इंडिया के अंदर उसको फंडिंग देने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बोर्ड को बनाया गया है। एक बोर्ड का गठन किया गया है एक एक्ट के तहत। एक्ट का अगर आप देखोगे सो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट है, उसके तहत एक बोर्ड बना दिया गया है। उस बोर्ड के पास काफ़ी सारी राशि है और वो राशि वो देगा अगर कोई भी रिसर्च के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होगा। समझ में आ गई बात, राइट? वापस ये पोस्टर देखिएगा यहाँ पे, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट है ये 2023 का, और अब ये लागू हो चुका है। सो ये जो ANRF है इससे रिसर्च फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम लिया जाएगा और रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस की फील्ड में जो भी होंगी उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, रिसर्च, ठीक है। देन ये जो एक्ट था इसको दोनों हाउसेस ने पास कर दिया था 2023 के अंदर ही, और अब जाकर के इसकी पूरी एक बोर्ड बना दिया गया है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन का देखरेख करेगा। इंटरिम CEO की तरह से अभी इस बॉडी पे कौन आए हैं? इंटरिम CEO अभय करांदिकर जी आए हैं। अच्छा, ये जो बोर्ड गठित किया गया है इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, यानी कि जस्ट बाय बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो इस बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, एंड दैट इज नरेंद्र मोदी। सो अभी जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब फ्यूचर में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो यानी बाय बीइंग ऑन दैट पोजीशन इसके प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राइट, ये एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होंगे इस बोर्ड के। जो NRF है दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी जो फंक्शनिंग है उसको कौन लीड करेगा? उसको गवर्न किया जाएगा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, जिसको चेयर करेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं वो इसको चेयर करेंगे। अब दूसरा सवाल मेरा यहीं आ जाता है, ये सब मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, पर अभी मुझे बताइए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इंडिया के कौन है? इस पोजीशन पे कौन व्यक्ति विराजे हुए हैं? लिख के बताइए, ठीक है। ANRF के बनने की वजह से अब ये जो पहले से एग्जिस्टिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था ना, वो इस ANRF का ही हिस्सा बन जाएगा, बिकॉज ANRF का स्कोप ऑफ वर्किंग ज़्यादा ब्रॉड है। सो ये 2008 में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड गठित किया गया था। अब ये बोर्ड किस में विलय या शामिल कर दिया जाएगा? ANRF के अंदर ही शामिल कर दिया जाएगा, बिकॉज ये नया बोर्ड बन गया है और ये और बड़े पैमाने पे काम करेगा। यू गॉट द आइडिया कि ये बोर्ड क्या है, ये काम क्या करेगा? सो नेशनल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट के तहत एक बोर्ड गठित किया गया है ANRF बोर्ड, जो कि इंडिया के अंदर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को और बढ़ावा देने का काम करेगा, फंडिंग देने का काम करेगा और स्ट्रेटेजिकली और इस फील्ड के अंदर प्रगति देश कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो है DRDO से एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। किसका? अभ्यास का। अभ्यास एक टारगेट है, एरियल टारगेट, जिसको छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो उसको मारने की, गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो कितना बच सकता है उसको टेस्ट किया गया है। तो अभ्यास हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, उनकी और उनके साथ ट्रेनिंग करने में बहुत हेल्प करेगा। एक तरह से टारगेट है, आपने इसको छोड़ दिया, अब आप इसको फायर करने की कोशिश करो, ठीक है, और ये बचेगा, अपनी दिशाएं बदलेगा, इधर उधर जाएगा। तो ऐसी जब कभी दुश्मन की तरफ से ऐसे एरियल टारगेट्स आएंगे तो आप उनको ध्वस्त करने में और बेटर अपने लोगों को प्रशिक्षित या ट्रेन कर पाओगे। ठीक है, चलिए। सो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसको खत्म किया जा सकता है, राइट, और बनाया ही इसलिए जाता है कि आप इस पे अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें, मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर सकें। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल्स किए हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास के। 4 फ्लाइट ट्रायल्स इसके सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ये, इसको हम HEAT लिखते हैं। इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, यानी आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसके थ्रू, ओके। और DRDO ने इसके टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं। कहाँ? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा जो है वहां पे, एंड 30 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक ये सारे इसके टेस्ट हुए। इसको बनाया किसने है? अभ्यास को डिजाइन किसने किया है? DRDO के अंडर में ही आता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ADE, इसने अभ्यास को बनाया है। और प्रैक्टिस वेपन सिस्टम हमारे जितने भी हैं उनके प्रैक्टिसेस के लिए इस एरियल टारगेट को इस्तेमाल किया जाना है।
अब इसको डिजाइन तो किया है एडीई ने अंडर डीआरडीओ, लेकिन इसकी प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोडक्शन में लेकर के आएगा इसको? सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड लार्सन एंड टूब्रो को इसके प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब अगर हम अभ्यास की बात करें तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग के लिए डिजाइन है, यानी खुद से उड़ेगा ये, ऐसे उसके अंदर बैठ के कोई नहीं उड़ाएगा उसको। जमीन के ऊपर लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है जिसकी मदद से आप इसके डायरेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके अंदर क्रॉस रेडार सेक्शन है, विजुअल आईआर ऑगमेंटेशन सिस्टम है, मतलब खुद से अपनी दिशाएं वगैरह बदल सकता है। वेपन प्रैक्टिसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल के तौर पे साबित होगा। लॉजिस्टिक्स बहुत कम लगते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। आप बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट करो एरियल टारगेट्स और फिर अपने वेपन्स पे प्रैक्टिस करो, उससे बेटर है आपने खुद ने बना लिया ये। ठीक है, चलिए कौन है सेक्रेटरी? जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या फिर डीआरडीओ के चेयरमैन, ये दोनों एक ही व्यक्ति पोजीशन होल्ड करते हैं। कौन है अभी? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन भी हैं और सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट खबर आ रही है, डिफेंस से रिलेटेड एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है ना, कुछ अनोखी बात। हाँ, तो डिफेंस से रिलेटेड एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है, नाम है कलम एंड कवच। कलम एंड कवच, तो डिफेंस आपको कवच देता ही है पर वो कलम भी उठाता है। सो कलम एंड कवच, ये लिट फेस्ट हुआ है। अब इसके बारे में देखते हैं। डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच ऑर्गेनाइज्ड किसने किया? पेंटागन प्रेस ने किया इन कोलैबोरेशन विथ सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। हमने अभी देखा था इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर, तो वहीं पे ये ऑर्गेनाइज किया गया। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। ठीक है, इसमें मेन ये था कि हमारी जो एंशिएंट विजडम है किताबों के अंदर, स्क्रिप्चर्स के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर, उनको हम कैसे आज हमारी मिलिट्री फोर्सेस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो हाउ एंशिएंट विजडम फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे महाभारत हो गई, भगवत गीता हो गई, वो आज कितनी रेलिवेंट है, कितनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और उनको यूज करके हम कैसे अपने मिलिट्री फोर्सेस को और विंग्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं। आर्मी कमांडर सदर्न कमांड के कौन है? क्यों? क्योंकि सदर्न कमांड में ये किया गया, तो हम आर्मी कमांडर देख लेते हैं। सदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, ये भी मौजूद थे, ए.के. सिंह। गॉट इट। कलम एंड कवच कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्ड है। इनॉग्रेट किसने किया? हमारे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने किया। एंड बस मेन बात यही इसमें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस फेस्टिवल के दौरान 2 बुक्स भी लॉन्च की गई, ये भी ध्यान रखना है आपको। सो फेस्टिवल में 2 सिग्निफिकेंट बुक्स का लॉन्च किया गया। एक किताब आपको यहाँ देखने को मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी। किताब का क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ ढंग से नहीं लिखा गया है, बाय कर्नल अमित सिन्हा एंड विजय खरे। अच्छा, ये हमारी गलती नहीं है, ढंग से नहीं लिखा गया, PIB में ऐसे ही लिख के दिया गया था, PIB से न्यूज उठाई गई है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय कर्नल अमित सिन्हा एंड विजय खरे, एक ये बुक लॉन्च की गई। दूसरा, रशिया गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एट वॉर बाय अजय सिंह जी द्वारा लिखी गई ये किताब भी लॉन्च की गई। तो ये दोनों किताब भी आप याद रखेंगे जब आप बुक्स एंड ऑथर्स करते हैं, वहां पे ये 2 बुक्स का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है महाबली। व्हाट इज दिस महाबली? दिस इज अ टो या पुल टग आप बोल दीजिए, टग करने के लिए, इधर उधर ले जाने के लिए, जैसे टो ट्रक्स होते हैं ना, इसी तरह से ये शिप्स को इधर उधर खींचने के लिए, घुमाने के लिए, टग करके काम में लिया जाएगा महाबली। सो 25T बोलार्ड पुल टग, जिसका नाम है महाबली। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? व्हाट इज महाबली? एक सबमरीन है, एक वॉर वेसल है, एक सर्वे वेसल है, या फिर एक पुल टग है? तो इट इज अ पुल टग, राइट। 25T बोलार्ड पुल टग है जिसका नाम है महाबली, और इसको इंडिया में ही बनाया गया है और इसको इंडियन नेवी को कोची में डिलीवर कर दिया गया है, कोची केरला के अंदर। ठीक है, अब इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो किसको दिया गया था? MS सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड को, और उनको 3 25T पुल टग्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें से एक डिलीवर हो चुका है। ये नेवल शिप्स को, सबमरीन्स को बर्दिंग और अनबर्दिंग में हेल्प करेंगे, जब सामान डाला जाता है, निकाला जाता है एक्सेट्रा, और उनको घुमाने में, जहां कहीं अटक जाएंगे तो खींच के लाने में, घुमाने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं। और फायर फाइटिंग असिस्टेंस हो गई शिप्स को, या फिर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं, उनमें भी ये पुल टग्स काफी काम आने वाले हैं। तो महाबली इज व्हाट? महाबली इज अ 25T बोलार्ड पुल टग इन इंडियन नेवी। गॉट इट। चलिए अगली खबर आ रही है, ड्रोन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डील हुई है भारत और US के बीच में। ठीक है, सो वो डील वर्थ कितनी है?
वर्थ पहले नहीं बताती, पहले डील का नाम देख लो। इंडिया यूएस ने डील की है, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ड्रोन है, बहुत हाईली एडवांस्ड ड्रोन है, इसका नाम है MQ-9B, MQ-9B ड्रोन। सो यूएस से इंडिया ने 31 MQ-9B ड्रोन्स खरीदने के लिए एक डील की है, वर्थ 3.99 बिलियन यूएस डॉलर, क्लोज टू 4 बिलियन यूएस डॉलर पकड़ के चलो, ठीक है। सो यूएस ने सेल किए हैं 31 MB-9Q आर्म्ड ड्रोन्स टू इंडिया, जिनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 4 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हैं, यानी बहुत ऊपर उड़ सकते हैं और काफी लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं। यूएवी का क्या मतलब होता है? यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें कोई बैठता नहीं है, ड्रोन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या होगा इससे हमारी जो मैरीटाइम एरियाज हैं उन पे हम नजर रख सकते हैं, हमारे लैंड एरियाज में सर्विलेंस कर सकते हैं, तो हमारी जो मिलिट्रीज हैं वो और स्ट्रांग हो सकेंगी। टोटल नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन्स मिलेंगे, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी को 8 ईच स्काई गार्जियन ड्रोन्स मिलेंगे। नेवी वालों का नाम सी गार्जियन रखा गया और बाकियों का स्काई गार्जियन, बट दे आर द सेम ड्रोन्स, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, हमने कहा था ना लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में होंगे। लद्दाख पहली बार होस्ट करने जा रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो जो लद्दाख वाला चरण है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो हो चुका है ओवर, गॉट इट। और अभी तक जो विनर्स रहे हैं उनके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। अभी इसका सेकंड फेज होगा, कहाँ होगा? गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होगा, उसके बाद हम फिर इसको देखेंगे। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कौन से 2 जगह होस्ट किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। लद्दाख पहली बार होस्ट कर रहा है। मैस्कॉट कौन है? क्यूट सा शीन शे शान, जिसे हम स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। सो फर्स्ट पार्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स का लेह के अंदर खत्म हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। और कौन से इवेंट या स्पोर्ट यहाँ पे खेले गए? 2 स्पोर्ट यहाँ पे होस्ट किए गए, आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग। आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग। स्पीड स्केटिंग के अंदर महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, टोटल 20 मेडल्स ओवरऑल इन्होंने लिए हैं। अगर हम बात करें आइस हॉकी की, तो मेंस के अंदर आर्मी, इंडियन आर्मी ने मेडल लिया है गोल्ड, और फीमेल के अंदर ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस गोल्ड लेके गई है, ठीक है। ये 3 ये हो गई आपकी स्केटिंग और ये दोनों हो गई आपकी आइस हॉकी। अब जो सेकंड पार्ट है वो कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा, February 21 to 25, 4 और स्पोर्ट्स के लिए, और उसके बाद हम फाइनल जो भी मेडल टैली होगी वो डिस्कशन लेंगे। देन पहली बार बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024, या पहली बार बिम्स्टेक देशों की एक्वेटिक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही है। और कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है दिल्ली के अंदर, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ पहली बार हो रही है इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बिम्स्टेक देश, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, राइट। और इन्हीं देशों से रिलेटेड एक्वेटिक चैंपियनशिप है जो कि किक ऑफ हुई है कहाँ? दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये 6 से लेके 9 फरवरी तक चलेगी। फिर जो भी विनर्स होंगे वो हम देखेंगे। इसमें अंडर 20 एज कैटेगरी में 3 स्पोर्टिंग इवेंट रखे गए हैं अंडर 20 के अंदर, स्विमिंग, वाटर पोलो एंड डाइविंग इवेंट्स, ठीक है। और इसी का कि इस तरह की एक एक्वेटिक चैंपियनशिप हम रखेंगे, ये अनाउंसमेंट 4th बिम्स्टेक समिट जो हुआ था 2018 में, तब पीएम मोदी ने किया था, फिर कोविड वगैरह आ गया तो ये पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में देख लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप बिम्स्टेक की एक्वेटिक चैंपियनशिप की बात कर रहे हो, बिम्स्टेक नहीं पता तो कुछ न्यूज नहीं टिकेगी दिमाग में। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पूरा नाम है। इसमें अगर आप देख सकते हो इंडिया तो आता ही है, उसके अलावा बे ऑफ बंगाल के आजू बाजू जो भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, देन म्यांमार, थाईलैंड, और 2 कंट्रीज ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे, नेपाल और भूटान। ये कंट्रीज हैं जो कि बिम्स्टेक के मेंबर नेशंस हैं। सो टोटल कितने हो गए? ये 7 हो गए। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश के अंदर ढाका में हेडक्वार्टर है। बना कब था? 1997 बैंकॉक के अंदर 6 जून को इसका फाउंडेशन रखा गया था। और करंट जनरल सेक्रेटरी जनरल कौन है? इंद्रमणि पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने लास्ट मंथ किया भी था, ठीक है। इंद्रमणि पांडे सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक हैं। सो ऐसी इन्हीं 7 बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में हो रहा है एक्वेटिक चैंपियनशिप दिल्ली के अंदर। पीटी उषा जी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसने दिया? कौन है पीटी उषा जी? देख लें थोड़ा सा, ठीक है। तो पीटी उषा जी को तो आप जानते होंगे, धावक रही हैं, इंडिया के लिए काफी सारे मेडल्स लेकर के आई हैं। ओलंपिक मेडल से बिल्कुल माइन्यूटली चूक गई थी, पर एशियन मेडल्स काफी सारे लाई हैं। सो पीटी उषा जी को ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन।
इन दोनों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया पे ये अवार्ड दिया गया। और पीटी उषा जी अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, आईओसी, इंडियन ओलंपिक, आईओए सॉरी नॉट सी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाता है आईओसी, तो आईओए की करंट प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा जी। ठीक है, चलिए। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए ना, मेरा मन नहीं मानेगा आपसे पूछे बिना, पीटी उषा जी के कोच का नाम बता दीजिए। बड़ा पॉपुलर आंसर है ये। पीटी उषा जी को कोच किसने किया था? ठीक है, नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद वापस आ जाओ। तो हैदराबाद होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर मैच। ठीक है, इंडिया और कुवैत के बीच का जो क्वालिफायर मैच है ना 6 जून को, वो हैदराबाद होस्ट करेगा। सारे मैचेस नहीं है, गलत मत समझिएगा, न्यूज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कुवैत और इंडिया के बीच में जो फीफा 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच होगा वो कौन होस्ट करेगा? हैदराबाद होस्ट करेगा। और अदरवाइज अगर हम देखें फीफा वर्ल्ड कप कब होने वाला है, सो ये जून 11 से जुलाई 19 2026 तक ये होगा। और 3 देश हैं जो इसको होस्ट करेंगे, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। एग्जैक्टली, गॉट इट। चलो, रणवीर सिंह, इन्होंने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा बोट के अंदर और अब वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। अमान गुप्ता की बोट कंपनी है और जो घड़ी भी बनाती हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती हैं। सो उसमें इन्वेस्ट किया रणवीर सिंह ने और अब उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड्स फर्स्ट उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर। अब हम स्टेट न्यूज की तरफ रुक कर रहे हैं। अब आप जो भी न्यूज देखोगे स्टेट देखोगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल न्यूज पे मूव करके इसको कंक्लूड करेंगे। अभी काफी सारा बचा हुआ है। चलिए, सो फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर, ओडिशा। उड़िया लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर पहली उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। 3 दिन की रखी गई थी, लेकिन 3 दिन और उसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। सो फर्स्ट एवर 3 डे लॉन्ग वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? भुवनेश्वर के अंदर हुई, विश्व उड़िया भाषा सम्मिलनी। एंड 3 फरवरी से 3rd, 4th, 5th को होनी थी, पर 6th, 7th, 8th तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये भी अनाउंस किया है ओडिशा के सीएम पटनायक जी ने कि 5 साल में एक बार, हर बार अब 5-5 साल के अंदर ये कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। उड़िया की अगर हम बात करें तो एक क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज है। इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक उड़िया भी है और इसको 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया है और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान लिंग्विस्ट देवी प्रसन्न पटनायक जी को पहला वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज अवार्ड भी दिया गया। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन जो उन्होंने दिया है उड़िया भाषा के डेवलपमेंट को, उसी के चलते देवी प्रसन्न पटनायक जी देवी प्रसन्न हो गई हैं कि वाह भाई आपने उड़िया भाषा को बड़ा सम्मान दिया, तो इसलिए इनको फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। देवी प्रसन्न पटनायक, ओके। एंड सीएम के नवीन पटनायक जी के नाम सरनेम से इनका सरनेम मिलता है, तो ऐसे भी आप याद रख लीजिएगा। देन इनको 20 लाख का कैश प्राइज और साथ में अवार्ड सर्टिफिकेट दिया गया। सीएम जी ने 2 उड़िया ज्ञानपीठ अवार्डीज को भी फेलिसिटेट किया जो कि उड़िया भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड ले चुके हैं। इसको लिखते ज्ञानपीठ है लेकिन इसको बोलते ज्ञानपीठ है। पद्म विभूषण सीताकांत महापात्रा जी, पद्म भूषण प्रतिभा रॉय जी। तो ये देवी प्रसन्न पटनायक जी का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। साथ ही साथ एक किताब है कॉफी टेबल बुक जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर, उसका भी विमोचन किया गया। सो ओडिशा सीएम रिलीजेस कॉफी टेबल बुक श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। श्री जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये जो किताब है हिंदू ग्रुप ने पब्लिश की है और जो वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी के दौरान इसका विमोचन भी किया गया। इसको एडिट किसने किया है? किताब को द हिंदू ग्रुप ने लॉन्च किया है। एडिट किसने किया है? रघुवीर श्रीनिवासन जी ने, जो कि द हिंदू बिजनेस लाइन के एडिटर भी हैं। उन्होंने इस किताब को भी एडिट किया है और इसमें जगन्नाथपुरी मंदिर जो है सो वहाँ पे जगन्नाथ जी, लॉर्ड जगन्नाथ यानी, और उनके भाई बलभद्र और जो बहन हैं देवी सुभद्रा, उनके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और पूरी हिंदुस्तान के 4 धाम में से एक है ना, सो बस वही उसी मंदिर की बात हो रही है। ये मंदिर है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, उसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा स्टैटिक एंगल फटाफट से।
क्लास बड़ी हो रही है, इस वजह से हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ दें, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात और कुछ नहीं होगी, इसलिए हम कुछ भी ऐसा पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में मिस हो जाए, दिस शुड नॉट हैपन। ओके, चलिए, सो अबाउट श्री जगन्नाथ टेम्पल, तो इसको 12वीं सदी या 12th सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था बाय किंग अनंत वर्मन चोड़गंग देव, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के ये थे। इस मंदिर को यमनीक तीर्थ भी कहा जाता है और इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं? आज बड़े क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, पर जरूरी है, बड़ा सेशन है ना, सो जाओगे वरना। ब्लैक पगोड़ा कौन से टेम्पल को कहा जाता है बताइए? व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भाई यमनीक तीर्थ क्यों कहते हैं कि यहाँ पे यम भी अगर आ जाए ना तो उनकी पावर भी विफल हो जाती है, फेल हो जाते हैं, इसलिए इसको यमनीक तीर्थ कहा जाता है। अगली खबर आ रही है भारत रंग महोत्सव से। अभी भारत के अंदर भारत रंग महोत्सव चल रहा है, 1 फरवरी से चालू हुआ था। 21 दिन का ये पूरा एक फेस्टिवल है थिएटर से रिलेटेड। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल थिएटर फिल्म या थिएटर फेस्टिवल भी इसको कहते हैं, भारत रंग महोत्सव। 1 से 21 फरवरी को ये चल रहा है। सो 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं भारत रंग महोत्सव के। इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में और 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है ये। थिएटर की जगत को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है नेशनल थिएटर फेस्टिवल। 21 दिन का एनुअल फेस्टिवल है, हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। 15 शहरों में 150 से भी ज़्यादा प्ले, वर्कशॉप, डिस्कशंस होंगे। इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, प्रोडक्शंस भी आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है न्यू दिल्ली का, उसने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। गॉट इट? चलिए, ओके, अगली खबर भी एक फेस्टिवल ही मान लीजिए, उल्लास मेला है ये। अभी हमने एक महोत्सव खत्म किया, अब हम मेले पे आ रहे हैं, उल्लास मेला। उल्लास मेला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया। क्यों किया? सो अभी देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया है 2 दिन का उल्लास मेला नई दिल्ली के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है। उल्लास एक्चुअली एक पॉपुलर टर्म है एक स्कीम के लिए। उस स्कीम का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू एज लिटरेसी प्रोग्राम, जिसको हम पहले एडल्ट एजुकेशन कहा करते थे ना, जो प्रौढ़ साक्षरता, तो उसी का नया नाम फिर हमने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम रखा था, न्यू एज लिटरेसी प्रोग्राम, और उसको पॉपुलरली उल्लास कहा जाता है। उसी के चलते 2 दिन का एक मेला या एक सेलिब्रेशन रखा गया, जिसमें बहुत सारी नेशनल स्टेट लेवल पे एक्टिविटीज करवाई जाएंगी। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। अब हमें पढ़ना है इस उल्लास के बारे में। सो 2030 तक 100% लिटरेसी अचीव करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनोवेटिव स्कीम लागू की। कब से कब तक? 2022 से 2027 तक, 22 से 27 तक एक स्कीम लाई गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ताकि 2030 तक हम 100% लिटरेसी अचीव कर सकें। और उस स्कीम का नाम क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, पॉपुलरली नोन एज उल्लास। इस उल्लास का भी फुल फॉर्म है, ये उल्लास एक्रोनिम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ओके, जो हमारा मोटो है ना, जन जन साक्षर, वो इससे अचीव करने के लिए स्कीम को लाया गया था ना। इसके तहत जैसे हमारी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसी की लाइंस पे जितने भी नॉन लिटरेट्स हैं या इलिटरेट्स हैं, नॉन लिटरेट्स 15 साल से ऊपर के, उनको एजुकेशन के दायरे में लाया जाएगा, 15 ईयर्स एंड अबव। सो उल्लास कौन से लोगों पे एप्लीकेबल होती है? 15 साल और उससे ऊपर के लिए। और इसमें जो पार्टनरिंग है, आई डोंट नो मैंने आपको बताया या नहीं, हाँ यहाँ पे है ना, इसके लिए जो पार्टनरिंग है वो सेल फॉर नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी NCERT के साथ कोलैबोरेट करके और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। सो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एजुकेशन फॉर ऑल, जिसको पहले एडल्ट एजुकेशन कहा जाता था, और 5 साल का इसमें बजट 1037.90 करोड़ का रखा गया, जिसमें सेंट्रल शेयर 700 करोड़ का है, 337.90 करोड़ स्टेट कंसर्न का होगा। और इससे जो 15 ईयर्स और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं या लोग हैं, उनको एजुकेशन दी जाएगी, फिजिकल फॉर्म में भी, ऑनलाइन फॉर्म में भी, एट्सेट्रा। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है, द ग्रेट इंडियन बोर्ड रीबूट, द ग्रेट इंडियन बोर्ड रीबूट रोड शो 2024, इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। व्हाट इज दिस? लेट अस गो थ्रू इट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने होस्ट किया एक इवेंट।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। कौन सा इवेंट है? द ग्रेट इंडियन बोर्ड रीबूट। रीबूट का मतलब वापस से चालू करना किसी चीज को बंद करके, राइट? सो द ग्रेट इंडियन बोर्ड, हमारे इंडियन कंपनीज जो हैं उनके जो बोर्ड्स होते हैं, जो कंपनी के बोर्ड्स होते हैं, उनके कौन से बोर्ड? लिखने वाले बोर्ड नहीं, गवर्निंग बोर्ड्स। सो उनके साथ जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करना, गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज होते हैं, हमारे बोर्ड्स में क्या पुरानी चीजें चल रही हैं और उसको कैसे रीबूट किया जा सके, इसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम रहा द ग्रेट इंडियन बोर्ड रीबूट रोड शो 2024। कहां होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया? मुंबई के अंदर किया गया। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर्स पे इसको होस्ट या ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एपेक्स थिंक टैंक है हमारी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का। सबसे ज्यादा जो नीतियां वीतियां बनाने के काम आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, और ये इन पार्टनरशिप विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रखा गया ताकि ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जा सकें कि जो चैलेंजेस आते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, क्या पुराना चल रहा है, क्या डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है हमको, ये सारे डिस्कशंस इसमें किए गए। अगली खबर की तरफ चलते हैं और अब हम पहुंच रहे हैं तड़ोबा कंवल कंजर्वेशन रिजर्व की न्यूज़ की ओर। तड़ोबा कंवल कंजर्वेशन रिजर्व को स्टेट बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसने अप्रूव कर दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल कि हाँ जी भाई, तड़ोबा टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व के बीच का जो है एरिया, उसको हमें कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करना चाहिए। गॉट इट? तो तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि जो कॉरिडोर एरिया है, अब ये पहले जब तक मैं आपको मैप नहीं दिखाऊंगी समझ नहीं आएगा। देखो ये महाराष्ट्र दिख रहा है जी, ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर ये तड़ोबा अंधेरी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, और ये आपको तेलंगाना दिख रहा है, ये तेलंगाना का कंवल। इन दोनों के बीच में जो कॉरिडोर है, यानी यहां से लेकर के और यहां तक मूवमेंट के लिए टाइगर्स के जो एक कॉरिडोर है, इसको एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए, ऐसा एक प्रपोजल किसने दिया था जी? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया था। और जो तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसने अप्रूवल दे दिया कि हाँ जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप कॉरिडोर एरिया बना दीजिए तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है और जो कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, उनके बीच में। गॉट इट? यूपीएससी वाले बच्चों कान एकदम खड़े कर लेना इस तरह की न्यूज़ में, और आपको इसको और डीप में जाके पढ़ना होगा कि कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए क्या क्या कानून नियम होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और ये जो तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, ये कॉरिडोर से कौन कौन से और रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से कनेक्टेड है, कंवल किस किस से कनेक्टेड है, ये सब आपको और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। बाकी बच्चों इतना काफ़ी, आगे चलो। Conservation of critically endangered vultures in Wayanad and neighboring areas of Kerala as part of establishing a vulture safe zone in South India. Basically, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी केरला के अंदर, उनसे रिलेटेड सर्वे किया गया और सर्वे ये दिखा रहा है कि हाँ भाई ठीक ठाक कंजर्वेशन चल रहा है। और इंडिया में पहली बार 3 स्टेट्स ने मिलकर के वल्चर सर्वे किया है। अभी तक हर स्टेट अलग अलग करता आ रहा था और उसकी वजह से ओवरलैपिंग सा डेटा आ जाता था, कोई किसी टाइम कर रहा है वल्चर उड़ के यहाँ चले गए, कोई कभी कर रहा है, तो दिक्कत हो जाती थी। तो पहली बार ट्राई स्टेट सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे हुआ है इंडिया में। कौन से 3 स्टेट साथ में आए हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। कौन कौन से? केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। एंड डेटा जो आया सर्वे से वो ये है कि टोटल 320 इंडिविजुअल वल्चर्स हैं जो कि 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में इन 3 स्टेट्स के अंदर काउंट किए गए, 320 वल्चर्स। और 51 जो इंडिविजुअल वल्चर्स हैं वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ही पाए गए हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वल्चर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्प्रेड है। देन 7 प्रोटेक्टेड एरियाज जहां पे ये सर्वे कंडक्ट किया गया, सो केरला का वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो गया। देन कर्नाटका के अंदर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, BRST बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटका के। और तमिलनाडु का एक मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और नेल्लई फॉरेस्ट डिवीजन।
ये सब टाइगर रिजर्व्स वगैरह में हम एक बार पढ़ चुके हैं, अब बाकी आपको बैठ करके वापस रिवाइज करना पड़ेगा। और ये हर एक टाइगर रिजर्व अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है, जो भी टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वल्चर्स के कंजर्वेशन पे ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वाई? बिकॉज 2000 वाले एरा के टाइम में जो कैटल थे जिनके ऊपर वल्चर फीड करते हैं, गिद्ध होते हैं, ये मरा हुआ खाते हैं, राइट। तो जो कैटल है, मवेशी हैं, जिनको पेन किलर्स वगैरह दिए गए हैं, कोई दवाइयां दी गई हैं, तो उसकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन में ड्रास्टिक ड्रॉप आ गया, बिकॉज ये दवाइयां वल्चर्स के मौत का कारण बन गई। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे डाइक्लोफिनैक होता है, एसिक्लोफिनैक होता है, ये सब पेन किलर कैटल को दिए जाते थे, ये वल्चर्स उन कैटल पे फीड करते थे। तो 2000s में इनकी आबादी बहुत गिरी। कितनी गिरी जानना चाहेंगे? साउथ एशिया में करीब 4 करोड़ व्हाइट हम्प्ड वल्चर्स हुआ करते थे, व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स 4 करोड़, उनकी आबादी ये 1990 में 4 करोड़ थे, और जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से भी नीचे है अब। ओके, सो ये इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पेन किलर्स। गॉट इट? चलिए, उसी के साथ साथ द साइटिंग ऑफ हिमालयन ग्रिफिन इज ओनली रिपोर्टेड फ्रॉम वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है ये सिर्फ वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ही देखा गया। कुछ एडिशनल फैक्ट मैं बता देती हूँ क्योंकि हम वल्चर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सो वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर्स कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजगंज में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। सो ये एक एडिशनल इन्फो है, इस न्यूज से रिलेशन नहीं है इसका। और आप सोच रहे हो मैम ये अलग अलग नाम आप ले रहे हो, ग्रिफिन वल्चर, ठीक है, देन हिमालयन वल्चर, तो ये बहुत तरह के वल्चर्स होते हैं। कुछ ओल्ड एज वल्चर कहे जाते हैं, कुछ न्यू एज वल्चर्स कहे जाते हैं, और इन्हीं के कंजर्वेशन से रिलेटेड ही सर्वे किया गया। ठीक है, ये अडोरेबल सी एक पिक्चर जो आपको दिख रही है, फोटोग्राफ है ये, और नीमा सरखानी जी ने ये पिक्चर क्लिक की है, कॉपीराइट भी है उनका, और इसको मिला है अवार्ड एज द बेस्ट फोटोग्राफ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, पीपल्स चॉइस अवार्ड। सो नीमा सरखानी जी, इन्होंने ये पिक्चर क्लिक की है। एक पोलर बेयर है जो कि आइसबर्ग के ऊपर सो रहा है, और इसको कहा गया, इसका नाम है आइस बेड। आइस बेड तो पूछा जा सकता है, फोटोग्राफ आइस बेड विच गॉट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज क्लिक्ड बाय नीमा सरखानी जी। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, एक फोटो ही तो है, एक फोटो नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन होता है जिसके तहत ये अवार्ड जीता है। और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। अगली खबर देखेंगे कि येमेन ने अपॉइंट किए हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर अहमद अवद बिन मुबारक एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो येमेन को अपने नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, और ये जो मुबारक जी हैं, मुबारक जी ये पहले फॉरेन मिनिस्टर थे येमेन के, और येमेन अभी बहुत जूझ रहा है। देखो ये रही पोजीशन येमेन की, और यहाँ पे हाउतीज का बहुत अटैक हो रहा है ना, रेड सी वाले एरिया में रिबेल्स हैं, हाउती रिबेल्स शिप्स वगैरह पे अटैक कर रहे हैं। ऐसे में येमेन ने अपॉइंट किया है अहमद अवद बिन मुबारक, जो कि एंटी हाउतीज हैं, ये बिल्कुल एंटी हैं, और अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बन करके आए हैं ऑफ येमेन। फ्रांस बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू इशू पेपरलेस वीजा। पेपरलेस वीजा इशू करने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का कंट्री कौन बना है? फ्रांस बना है, और 1 जनवरी 2024 से इन्होंने डिजिटल शेंगन वीजा इशू करना शुरू कर दिया है। ओके, अगली खबर देखेंगे, टेलीनॉर ने वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट मोबाइल फोन स्टेशन एंटार्क्टिका में ओपन किया। सो कौन सी कंपनी है जिसने सबसे सदर्न मोस्ट मोबाइल स्टेशन लगाया है धरती पे कहीं एंटार्क्टिका में? सो आंसर क्या होगा? टेलीनॉर। टेलीनॉर है जिसका ये स्टेशन लगा है। और आप बोलोगे मैम एंटार्क्टिका में कौन रहता है, वहाँ क्यों मोबाइल का स्टेशन लगा रहे हैं? वहाँ पे रिसर्चर्स रहते हैं, वहाँ पे सर्वे होता है, रिसर्च वर्क होता है। सो नॉर्वे की टेलीनॉर कंपनी है, इसने वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट मोबाइल फोन स्टेशन एंटार्क्टिका में लगाया है, और वहाँ पे 4G सर्विस पहुँच पाएगी। जो रिमोट ट्रोल रिसर्च स्टेशन है और उसके सराउंडिंग एरियाज है, वहाँ पे सिक्योरिटी बूस्ट हो पाएगा, साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, और उनको जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं उसका रियल टाइम अपडेट भी दे सकेंगे। देन फाइनली HDFC बैंक कैन अक्वायर 9.5% स्टेक इन 6 बैंक्स। अच्छा, बैंकिंग वाले बच्चों, क्योंकि मेनली आपके न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे वापस, वैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि बैंकिंग वाले बच्चे ये न्यूज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आपके स्पेशल बैंकिंग सेशंस किए जाते हैं CA के वीकली और मंथली मोड पे। प्लीज चेकआउट प्लेलिस्ट, वीकली CA प्लेलिस्ट 2024 देखिएगा, वहाँ पे आपको सेशंस मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। दैट इज फ्रॉम मार्च हम आपके लिए बैंकिंग स्टैटिक सेशंस भी लेकर के आएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस।
सो HDFC बैंक अक्वायर कर सकता है 9.5% स्टेक इन 6 बैंक्स, और ये किसने कहा है? RBI ने अप्रूवल दे दिया है HDFC बैंक को कि आप अक्वायर कर सकते हो, और 1 साल तक के लिए अप्रूवल है, इस दौरान आप अक्वायर कर सकते हो 9.5% स्टेक 6 बैंक्स के अंदर। कौन से बैंक्स हैं? एक्सिस, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस, ICICI, बंधन, यस बैंक एंड इंडसलिंड बैंक। गॉट इट? बहुत बड़े सारे सेशन का होता है समाप्ति, और अब हम बढ़ेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने रिवीजन क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दिए हैं आज के सेशन से, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूज वाज मोर, और आज हम प्रीवियस डेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज वाला ही सेशन एक बार पकड़ में कर लो, बिकॉज 2 दिन का सेशन था और न्यूज भी काफी ज्यादा थी। चलो रेडी हो? पहला क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन अपॉइंट हो गए? मतलब इन्होंने अभी पोजीशन नहीं लिया, अनाउंसमेंट हो चुका है ना, ले लेंगे 15 फरवरी से। क्या नाम है जी? जनरल नहीं आएगा, लेफ्टिनेंट आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बनने वाले हैं नए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। गॉट इट? चलो आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम याद है, हमने उल्लास के बारे में पढ़ा, ध्यान है क्या? उल्लास मेला, राइट? तो हमने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम पढ़ा था। ओके, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द स्कीम इज पॉपुलरली नोन एज उल्लास, ये तो मैंने ही बता दिया बिल्कुल सही है, इस स्कीम को उल्लास कहा जाता है। द स्कीम इज टारगेटेड एट ऑल नॉन लिटरेट्स ऑफ एज 21 ईयर्स एंड अबव। 21 साल से ऊपर के लोगों को टारगेट करता है क्या ये? नॉन लिटरेट्स को नहीं, 15 साल वालों को करता है, तो ये तो हो गई रॉन्ग। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ना जी ना, इतने प्रौढ़ लोग सिर्फ ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते। तो सिर्फ 1, अच्छा हमसे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट कौन सी है? सो 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? पकड़ में आया क्वेश्चन? ओके, अगला देखो, हु इज कॉन्फर्ड विथ फर्स्ट उड़िया लैंग्वेज अवार्ड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू डेवलपमेंट ऑफ उड़िया? अभी जो दुनिया की पहली फर्स्ट उड़िया भाषा की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज अवार्ड दिया गया ना किसी को, और वो किसको दिया गया पूछा जा रहा है। मैंने कहा था सेम सरनेम है ना? हाँ, बताओ। देवी प्रसन्न पटनायक जी को दिया गया। Who was recently sworn in as the new Chief Justice of गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट को अपने नए चीफ जस्टिस मिले। यस, शुरू में पढ़ा था हमने, और हमने क्या कहा था? क्या होकर के लौटना? विजय होकर के लौटना। तो क्या होगा आंसर? जस्टिस विजय बिश्नोई, गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास एरियल टारगेट है ना, जिसके थ्रू हम हमारे वेपन सिस्टम्स को टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? वो अभ्यास जिसका सक्सेसफुल परीक्षण DRDO ने किया, वो डिजाइन किसने किया? डिजाइन पूछा जा रहा है, प्रोडक्शन नहीं, ध्यान दीजिएगा ना। डिजाइन किसने किया भाई? DRDO के अंडर में कौन सी संस्था है जिसने इसको डिजाइन किया? ADE ने इसको डिजाइन किया है। नेक्स्ट, वेयर इज फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है, कहाँ हो रही है? अभी कहाँ हो रही है? दिल्ली के अंदर हो रही है, बिल्कुल। ऑलराइट, सो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी बीइंग एस्टैब्लिश्ड? इंडिया में जो पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम होगा एपिग्राफी से रिलेटेड, वो कहाँ ओपन होगा या कहाँ उसका नींव का पत्थर रखा गया, कहाँ एस्टैब्लिश हो रहा है वो? जल्दी से लिख के बताओ। ये था आज का सेशन, PDF की जानकारी मैंने दे दी है। बेस्ट वे करंट अफेयर को प्रैक्टिस करने का यही होता है, आप डेली सेशन सुनो, PDF से रिविजन पूरे दिन में कभी भी 10 मिनट निकाल करके एक बार PDF से गो थ्रू कर लिया करो, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद वीकली सेशन या तो देख लिया करो या PDF से रिवाइज कर लिया करो, मंथली सेशन या तो देख लिया करो या मंथली मैगजीन से रिवाइज कर लिया करो, बस रख दिया करो। फिर 6 मंथ एनुअल रिविजन, दैट शुड बी ऑल फॉर यू। अगर आप कंसिस्टेंट हो न्यूज के साथ में, तो इससे ज्यादा अलग से टाइम निकाल के आपको देने की जरूरत नहीं। रोज का मैक्सिमम 1 घंटा डेली सीए को, लेकिन ये देना ही देना होता है, राइट? अगर आप सिंसियर तैयारी करना चाहते हो, यू रियली वांट टू स्कोर वेरी गुड इन योर एग्जाम्स इन करंट अफेयर, तो रोज का 1 घंटा आपको निकाल लेना चाहिए, ठीक है? दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज शाम को 7 बजे खुशबू मैम will be launched on the platform along with your national part of monthly current affairs, so you can watch out that video for your benefit, and हम कल मिलेंगे 12 बजे with another session on daily CA. Take care, bye bye.